आप सभी बच्चों का हम अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। यह 9th क्लास का के पाठ्यक्रम विज्ञान के पाठ्यक्रम से तीसरा अध्याय हम आज शुरू करेंगे और तीसरे अध्याय का हमारे नाम है परमाणु एवं अणु। इसमें हम जानेंगे कि परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो परमाणु एवं अणु था उसके बारे में काफ़ी जो प्राचीन वैज्ञानिक थे उन्होंने विचार अपने दिए थे और वह अपने चारों ओर जो पदार्थ थे उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी पदार्थ को हम टुकड़ों में विभाजित करते जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाएं और तो हर विधि से, भौतिक रासायनिक हर विधि से किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में आप काटते जाएं तो प्राप्त होने वाला सबसे छोटा टुकड़ा उस तत्व का परमाणु कहलाएगा। तो प्राचीन काल में भारतीय ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात रूपों अदृश्य रूपों से जो है वह प्रभावित होते थे और उन्होंने लगभग 5000 ईसा पूर्व भी यह मत व्यक्त कर दिया था कि कणाद थे, एक वैज्ञानिक दार्शनिक कहा जाता है जिन्हें, भारत के ही। उन्होंने कहा था कि अगर द्रव्य को विभाजित करते जाएं छोटे छोटे कणों में तो हमें कुछ कण प्राप्त होंगे और अंत में एक ऐसी सीमा आएगी कि जब हम उस कण को फिर विभाजित नहीं कर पाएंगे, अर्थात वह किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा और पदार्थ का यही सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहा। उन्होंने इसी सबसे छोटे जो है अविभाजित कण को परमाणु नाम दिया और कहा कि यह अविभाज्य होगा। बाद में भारतीय दार्शनिक पकुद्दकच्चायन ने भी इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि कण जो है वह संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और यही कण आपस में जुड़ करके द्रव्यों को जो है भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। इसी समय कुछ ग्रीक दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ मत दिया था जैसा कणाद और पकुद्दकच्चायन ने दिया था। उनके अनुसार भी यही बात उन्होंने भी कही थी कि अगर पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पर बाद में उसे हम विभाजित नहीं कर पाएंगे और यह न विभाजित होने वाला सबसे छोटा कण जो होगा वही परमाणु कहलाएगा। तो सब लोग यही मानने लगे कि हाँ, सबसे छोटा कण किसी पदार्थ को विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। 18वीं शताब्दी के अंत तक जो वैज्ञानिक थे वह यही मानते रहे। तो बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने नई खोजें की और नए शोध किए गए और बाद में फिर तत्वों और यौगिकों के बीच क्या अंतर होता है उस अंतर को समझा और स्वाभाविक रूप से यह पता करने की इच्छा उनके मन में फिर से जगी कि वास्तव में जो पदार्थ होते हैं वह तत्व जब संयोग करते हैं तो क्या होता है, कैसे होता है। तो एक वैज्ञानिक थे एल लावाज़िए, उन्होंने रासायनिक संयोजन कैसे दो तरह के तत्व आपस में जुड़ते हैं, इसे हम रासायनिक संयोजन कहते हैं, उन्होंने इसके नियम दिए, कुछ महत्वपूर्ण आधार दिए जिससे कि रसायन विज्ञान को यह पता चला, महत्वपूर्ण आधार मिला कि कैसे तत्व रासायनिक क्रियाएं करते हैं, कैसे यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम दिए एल लावाज़िए ने। फिर एंटोनी एल लावाज़िए के बाद के अनुसार जो नियम था संयोजन का वह क्या था, लावाज़िए और उनके एक साथी जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत प्रयोग करने के उपरांत दो नियम प्रतिपादित किए। लावाज़िए और प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन कैसे दो तरह के परमाणु जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं, रासायनिक संयोजन कैसे होता है, काफ़ी प्रयोगों के बाद उन्होंने दो नियम बनाए। एक को कहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक, और
इसमें उन्होंने कहा कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है या रासायनिक अभिक्रिया होती है तब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उदाहरण के लिए जैसे दो तरह के तत्व लिए गए यौगिक, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कुछ जोड़ियां बनाई गई, क्रियाकलाप दिया गया है और इन जो युगलों की सूची है उसमें से किसी एक युगल के रसायनों को अलग अलग विलयन, किसी एक युगल जोड़ी को ले लीजिए चाहे पहली, चाहे दूसरी, चाहे तीसरी, उनके अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार किए गए और दोनों विलयनों में से Y जो है वह विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लेते हैं, X और Y विलयन को, और Y विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लेते हैं और X के विलयन को युगल में है, X और Y दो तरह के तत्व हैं, तो X के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लेते हैं और Y के विलयन को, और X के विलयन को एक छोटी परख नली में लेते हैं। छोटी परख नली के विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाते हैं कि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कार्क लगा देते हैं। इस तरह कुछ व्यवस्थित कर लेते हैं चित्र की भांति। उनका ही एक प्रयोग है। यह जो जोड़ियां युगल बनाए गए थे उनमें से एक परख नली में है, एक फ्लास्क में है। अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर, मतलब इन दोनों को बिना मिलाए हुए या फ्लास्क में रख दिया हमने दो तत्वों को, जोड़ी को, और इनको मिलने भी नहीं दिया और इसका वजन कर लिया, तौल लिया और सावधानीपूर्वक, और फिर क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिलाकर रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। जो परख नली में है, जो फ्लास्क में है, दोनों विलयनों को मिलाकर अभिक्रिया करवाया गया और उसके बाद फिर से जब उस फ्लास्क को तौला गया तो क्या हुआ कि वह उसके वजन में कोई अंतर नहीं आया। मतलब जो पहले बिना अभिक्रिया किए दोनों पूरा वजन था, अभिक्रिया के बाद भी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब इस अभिक्रिया में फ्लास्क पे कार्क क्यों लगाते हैं और उनके द्रव्यमानों में अंतर परिवर्तन क्यों नहीं आया, ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। फ्लास्क के मुँह पे कार्क किस लिए लगाते हैं कि वह अभिक्रिया होते समय वह गैसीय रूप में कहीं परमाणु अणु कण जो हैं उसके वो बाहर न चले जाएं, इसलिए हम फ्लास्क का कार्क का उपयोग फ्लास्क के मुंह पर करते हैं। और तो इस तरह उन्होंने बिना अभिक्रिया किए तौल लिया दोनों पदार्थों को, फिर अभिक्रिया के बाद बंद फ्लास्क में अभिक्रिया करवाई और उसके बाद उसको तौला और देखा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो उनका यह पहला नियम बना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस प्रयोग के द्वारा। दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। इसके लिए उन्होंने क्या किया, लवाजिये और दूसरे वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। जो यौगिक बनते हैं वह यौगिक या तो दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। और इन यौगिकों में इस प्रकार जो यौगिक प्राप्त होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों की अपक्रिया के द्वारा, इनमें जो तत्वों का अनुपात होता है वह हमेशा स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी तरह प्राप्त किया गया हो या कैसे भी बनाया गया हो। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के जल यौगिक बन रहा है तो वह क्या हमें दिखता है कि मान लीजिए जल है, जल का अणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 1:8 होगा, चाहे वो जल किसी भी तरह बनाया गया हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें, 9 ग्राम जल का अपघटन करेंगे अगर, तो हमेशा हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी।
इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहता है। कहने का मतलब कि अगर 17 ग्राम अमोनिया का विघटन करेंगे तो उसमें से 14 ग्राम तो नाइट्रोजन प्राप्त होगी, 3 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होगी। किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई हो, किसी भी स्रोत से प्राप्त हुआ जल हो और किसी भी स्रोत से प्राप्त हुआ कोई भी यौगिक हो, जब हम उनका विघटन करते हैं तो उनका जो अनुपात हमें प्राप्त होता है वह स्थिर होता है। यह उदाहरण स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करते हैं, जिससे यह निश्चित अनुपात का नियम भी इसे इस तरह जो यौगिक जुड़ते हैं इस नियम को हम निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस तरह व्यक्त किया और कहा था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। कोई भी यौगिक हो जो उसमें तत्व होंगे वह एक निश्चित अनुपात के द्रव्यमान में ही उपस्थित होंगे। तो यह स्थिर अनुपात का नियम इन्होंने दिया था। 2 नियम रासायनिक संयोजन के दिए थे। जॉन डाल्टन जो है एक वैज्ञानिक थे जो कि इंग्लैंड के गरीब जुलाहा परिवार में जन्म हुआ था। अभी इनके बारे में बात होगी। तो 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की थी और 7 साल बाद एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। और जॉन डाल्टन ने जो है वो भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्यों में व्यक्त किया और 1808 ईस्वी में इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्य के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की जो अगली समस्या थी वह यह थी कि इन नियमों की उचित व्याख्या कैसे की जाए। 2 नियम तो रासायनिक संयोजन के प्राप्त हो गए, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह लवाजिए, एंटोनी लवाजिए और प्राउस्ट ने दे दिया, लेकिन इन नियमों की उचित व्याख्या कैसे की जाए, कैसे यह होता है, इसी तरह क्यों होता है, क्यों एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, इसकी व्याख्या करना वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बन गई। तो अभी हमने बात की जॉन डाल्टन की। तो अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। उस समय लोग कहते थे कि अगर द्रव्य पदार्थ की बात कर रहे हैं तो आप दार्शनिक हैं। तो द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया और उसके बाद द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया डाल्टन ने। और उसे डाल्टन ने सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। जो परमाणु सिद्धांत था डाल्टन का, वह रासायनिक संयोजन के नियमों पर ही आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। जब से आप दोनों नियम, स्थिर अनुपात के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम दिए गए थे, तभी से अनेक वैज्ञानिकों द्वारा प्रयास किए गए कि कैसे यह होता है, इसको समझाएं। तो इसके संबंध में डाल्टन ने अपना जो परमाणु सिद्धांत दिया और दोनों नियमों की युक्त संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है इनका परमाणु सिद्धांत? यह कहता है कि सभी द्रव्य, चाहे वह तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, किसी भी तरह का पदार्थ, सभी द्रव्य वह सूक्ष्म कणों से ही मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से, जिन कणों को हम परमाणु के नाम से भी जानते हैं। तो डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना इस तरह हुई। पहली चीज उन्होंने कहा कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। कोई भी पदार्थ हमारे चारों ओर चाहे जो भी दिख रहा है, सभी द्रव्य जो है वह परमाणुओं से निर्मित होते हैं और यह परमाणु जो है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा सिद्धांत था, दूसरा, इसको नोट करके आप याद रखें कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि दूसरी चीज़ उनके अनुसार थी कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं और यह रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नए परमाणु बनते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो परमाणु जो है वह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण माना गया।
और जब अविभाज्य था तो यह किसी रासायनिक अपक्रिया में ना तो बनता था ना ही इसका विनाश होता था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम व्याख्यायित हो गया इस सिद्धांत के अनुसार। और दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है, जो भी तत्व होते हैं उसके सभी जो परमाणु होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है और जो रासायनिक गुणधर्म होता है वह एक समान होता है। जैसे एक तत्व को बनाने वाले जितने परमाणु होंगे सबका परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म वह एक समान होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के जो द्रव्यमान होते हैं वह एवं रासायनिक गुणधर्म होते हैं वह अलग अलग होते हैं। समान तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। और पहली चीज़ कि सभी जो है द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यही परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरी चीज़ कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो कि किसी रासायनिक अपक्रिया में ना तो सृजित होता है ना ही नष्ट होता है। अगला इनका सिद्धांत का तथ्य था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके ही यौगिकों का निर्माण करते हैं। जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वह एक पूर्ण संख्या के रूप में जुड़ते हैं। आधा परमाणु किसी से नहीं जुड़ता है क्योंकि वह अविभाज्य होता है। तो हमेशा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिकों को निर्मित करते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार हमेशा निश्चित होते हैं कि कोई भी यौगिक हो उसमें कितने परमाणु कितनी संख्या में होंगे यह हमेशा निश्चित होता है। यह डाल्टन का परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत के नाम से इसे हम जानते हैं। और फिर हम ये बाकी चीज़ें और भी पढ़ेंगे जब नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे वहाँ पे परमाणु संरचना के बारे में कि परमाणु में भी कुछ छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। लेकिन यहाँ अभी इस अध्याय में केवल हमें यही जानना है कि परमाणु जो है वह किस तरह तत्वों और यौगिकों का निर्माण करते हैं और कैसे उनका संयोजन होता है। ये सारी चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ देखी। एक पहली चीज़ कि जो पदार्थ हैं कैसे इस पर विचार होना शुरू हुआ, इतिहास के बारे में हमने जाना। फिर हमने पढ़ा कि रासायनिक संयोजन के जो 2 नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम, वह उनके अनुसार क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान सृजित होता है, ना ही घटता है, ना ही बढ़ता है। और हमेशा कोई भी यौगिक हो उसमें जो प्राप्त होने वाले तत्व होते हैं वह एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होते हैं। इसकी व्याख्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से की गई। तो इस लेक्चर से कोई भी टॉपिक आपको अगर न क्लियर हुआ हो तो आप उसको वीडियो को बार बार देखें, फिर भी ना समझ में आए तो फ़ोन करके कमेंट करके क्लियर कर लें। बाकी आपसे मिलेंगे अगली लेक्चर के साथ, तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।